Good afternoon to all of you. I request to all of you, my dear student, that if you not subscribe our channel, the Knowledge Plaza, please go through and subscribe our channel and please press the bell icon, जिससे कि आप लोगों को जो भी हमारी अपडेट है, वीडियो जो भी अपलोड होती हैं वो आपको सबसे पहले प्रोवाइड की जाएँ और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्रदान की जाए। ठीक है। और आप लोगों से यह एक रिक्वेस्ट है कि जो प्रत्येक संडे को हमारे टेस्ट होते हैं उसमें आप लोग अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट करें, जिससे कि आप लोग को यह पता चले कि जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है किस तरह से पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं आपके BHU ICR एंड अदर जो कम्पिटेटिव एग्जाम है। ठीक है। और आप लोगों से यह भी बताना चाहता हूँ कि जो एग्रोनॉमी जो है ना वो बहुत ब्रॉड, अपने आप में बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। ठीक है। तो अगर आपको BHU ICR यूपी कैट में तो सिंपली पूछ लिया जाता है, अगर BHU ICR की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो सिंपल क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, आपको घुमा के पूछे जाते हैं, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि भाई एग्रोनॉमी है, कहीं से भी पूछ सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये ब्रॉड पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपको यूपी कैट में तो आपके लिए बेनिफिशियल है ही ये, और BHU ICR की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए भी ये सही रहे। ठीक है। तो आप लोग जितना भी नोट्स या PDF जो आपको प्रोवाइड की जा रही है या जो हमारी वीडियो अपलोड होती हैं यूट्यूब पर, उसको पूरा देखिए और PDF को भी पूरा पढ़िएगा। ठीक है। इसमें मेन पॉइंट ही लिखा है मैंने। वैसे अगर बात की जाए तो ये काफ़ी ब्रॉड है, इसलिए मैंने आपको फिर भी मैंने शॉर्ट में ही आपको नोट्स बना के दिए हैं, जिससे कि ज़्यादा आपको पढ़ना ना पड़े। तो देर ना करते हुए फिर स्टार्ट करते हैं आप आज की क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर एंड ग्रीन मैन्योर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हर्बिसाइड। हर्बिसाइड क्या होता है? हर्बिसाइड खरपतवारनाशी जिसको हिंदी में कहा जाता है। हर्बिसाइड्स आर दोज केमिकल्स दैट किल द हर्ब्स बेड। ठीक है। खरपतवारनाशी वह एक केमिकल है जिसके द्वारा हम खरपतवार को नष्ट करते हैं। इसकी सिंपल डिफिनीशन है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विश्व का पहला खरपतवारनाशी कौन सा है। विश्व में पहला खरपतवारनाशी हर्बिसाइड कौन सा बनाया गया था, उसका नाम क्या था? वो था 2,4-D। और 2,4-D का पूरा नाम जो होता है वो है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और 2,4-D जो है वो पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड है, यानी कि हम बुआई के बाद इसका प्रयोग करते हैं इस हर्बिसाइड का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड, खरपतवारनाशी का वर्गीकरण। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे खरपतवारनाशी जो है डाइकोट जो है कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड क्या होता है, जिसको हिंदी में संपर्क खरपतवारनाशी कहते हैं। कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड जो होता है, जैसे आपका जो हर्ब्स रहेगा या जो बेड रहेंगे, जैसे ही वो इस हर्बिसाइड के कॉन्टैक्ट में आएंगे तुरंत वो इसको किल कर देगा, हर्ब्स को, हर्बिसाइड क्या कहते हैं, बेड को। ठीक है। उसे हम कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड कहते हैं। कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक बीट उसके संपर्क में नहीं आएगा, तब तक वो इफेक्टिव नहीं होगा, तब तक वो अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा और तब तक वो खरपतवार को नष्ट नहीं करेगा। जैसे ही खरपतवार उसके संपर्क में आते हैं वो उनको किल कर देगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पैराक्वेट जो होता है कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड भी और नॉन सेलेक्टिव है। नॉन सेलेक्टिव मीन्स क्या होता है, जिसको हिंदी में आया चयनात्मक खरपतवारनाशी कहते हैं। नॉन सेलेक्टिव वो होता है, जैसे कि एक सिलेक्टिव होता है, एक नॉन सेलेक्टिव। सिलेक्टिव क्या होता है, सिलेक्टिव जिसके लिए जैसे हम कोई केमिकल ले रहे हैं तो सिलेक्टिव जो होगा वो उसी खरपतवार को नष्ट करेगा, वो प्लांट को इफेक्ट नहीं करेगा। और नॉन सिलेक्टिव जो होगा वो प्लांट को भी इफेक्ट करेगा और आपकी बीट को भी। ठीक है। तो ये नॉन सिलेक्टिव जो होता है वो काफ़ी डेंजरस होता है, आपके प्लांट के लिए भी हानिकारक है और बीट को तो मारेगा ही, आपके प्लांट के लिए भी वो हानिकारक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सोडियम आर्सेनेट। सोडियम आर्सेनेट जो फर्स्ट इनऑर्गेनिक हर्बिसाइड है, जिस इनऑर्गेनिक मीन्स अकार्बनिक खरपतवारनाशी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 2,4-D। 2,4-D को तो मैंने बताया कि इसका पूरा जो नाम होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। यह जो है ट्रांसफर हर्बिसाइड है, सिलेक्टिव, सिस्टमेटिक एंड पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड। ट्रांसफर क्या होता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसलोकेट करता है। ठीक है। सिलेक्टिव क्या होता है, सिलेक्टिव आपको बताया कि ये केवल जिस बीट के ले रहेगा केवल उसी को किल करेगा, ये प्लांट को इफेक्ट नहीं करेगा। सिस्टमेटिक क्या होता है, ये सिस्टम पहले जो होता है हम इसका स्प्रे करेंगे 2,4-D का रूट में। रूट से क्या होगा, ये वेस्कुलर बंडल के द्वारा, वेस्कुलर सिस्टम जो होते हैं जैसे जाइलम फ्लोएम जो आपके, उसके द्वारा ये प्लांट के सभी पार्ट में जाएगा। उसके बाद जब ये इंसेक्ट जो है जब इसको खाएगा उस प्लांट को, उसकी प्लांट की पत्तियों को, तो
सॉरी प्लांट की पत्तियों को नहीं, जब ये बीड में रूट पर उसके स्प्रे करेंगे हम 2,4-D का, उसके बाद ये क्या करेगा, जो इसके वेस्कुलर बंडल होते हैं उसके द्वारा ये उसके विभिन्न पार्ट में जाएगा बीड के, और उसके बाद उसको डैमेज करेगा, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सल्फोसल्फ्यूरान। सल्फोसल्फ्यूरान जो होता है ट्रांसफर सिस्टमेटिक एंड पोस्ट इमरजेंस होता है। पोस्ट इमरजेंस मैंने आपको बताया कि बुआई के बाद जो खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं उसे पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड कहते हैं। नेक्स्ट आपका है एट्राजिन सिमाजिन। एट्राजिन और सिमाजिन जो होते हैं वो सिलेक्टिव एंड प्री इमरजेंस हर्बिसाइड होते हैं। प्री इमरजेंस क्या होता है आपको, प्री इमरजेंस जो होता है बुआई के बाद हम अंकुरण के पहले, बुआई हम कर देंगे लेकिन अंकुरण के पहले जो हर्बिसाइड का प्रयोग करेंगे हम उन्हें प्री इमरजेंस हर्बिसाइड कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 8वां जो है आपका वो है पेंडिमेथिलिन। पेंडिमेथिलिन जो होता है वो अधिकतर जो होता है दलहनी क्रॉप में, जो आपकी पल्स क्रॉप है उनके लिए यूज किया जाता है, जो लेगुमिनस क्रॉप है। ठीक है, पेंडिमेथिलिन। और ये जो होता है सिलेक्टिव एंड सिस्टमेटिक होता है। नेक्स्ट जो है ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट जो है वो ट्रांसफर एंड नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स है। 10 है आपका एलोक्लोर। एलोक्लोर जो है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, मतलब फसल की बुआई से पहले जो हम हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं उसे हम प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन हर्बिसाइड कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका है आइसोप्रोट्यूरान। आइसोप्रोट्यूरान जो है वो आपका सिस्टमेटिक है, एंड फ्लूक्लोरलिन जो है वो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। मैंने आपको बताया कि प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। फसल की बुआई से पहले जो हम हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं उन्हें प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन हर्बिसाइड कहा जाता है। नेक्स्ट कुछ जैसे हेडिंग लिखे हैं, यदि 2,4-D को <20 ppm से कम प्रयोग करें तो हार्मोन की तरह कार्य करता है। 2,4-D जो है वो हार्मोन भी है आपका और एक खरपतवारनाशी भी है। तो अगर ये दे रहा है कि अगर किसी खेत में हम <20 ppm 2,4-D का प्रयोग करते हैं तो किसकी बात कार्य करेगा, मतलब किसकी तरह कार्य करेगा, हार्मोन, खरपतवारनाशी, केमिकल्स या एनी अदर्स। तो ये जो होता है हार्मोन की बात करेगा। अगर इसकी जो अमाउंट मोर देन 20 ppm मतलब 20 ppm से अधिक है तो वो खरपतवारनाशी का काम करेगा। नेक्स्ट बात है नेक्स्ट जो है आपका वो है आइडियोटाइप प्लांट कॉन्सेप्ट। आइडियोटाइप प्लांट कॉन्सेप्ट जो दिया था डोनाल्ड ने दिया था, इन्होंने जो है एक और नाम दिया था, क्या दिया था, हार्वेस्ट इंडेक्स। ठीक है, डोनाल्ड ने दिया था 1962 में, और ये जो आइडियोटाइप प्लांट कॉन्सेप्ट दिया था 1968 में दिया था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंसेक्टिसाइड, यहाँ पर गलत लिख गया, इंसेक्टिसाइड जो होता है वो लैटिन वर्ड है, यहाँ गलती से लिख गया है इंसेक्टिसाइड। तो आप लोग जानेंगे इंसेक्टिसाइड जो है वो लैटिन वर्ड है। ठीक, इंसेक्टिसाइड इज अ लैटिन वर्ड नॉट अ ग्रीक। तो आप लोग यहाँ पर लैटिन कर लीजिएगा, LATIN। ओके। उसके बाद फिर इंसेक्टिसाइड होता क्या है। इंसेक्टिसाइड जो है लैटिन वर्ड से ड्राइव है, इंसेक्ट प्लस साइडो। इंसेक्ट जो होता है वो इंसेक्टम से लिया गया है। इंसेक्टम मीन्स होता है टू कंटिन्यू, और साइडो मतलब होता है टू किल, मतलब मारने वाला। इंसेक्टिसाइड आर दोज केमिकल दैट किल द इंसेक्ट्स। इंसेक्टिसाइड वह केमिकल होता है जो कि इंसेक्ट को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है, सिंपल भाषा में। और अगर इसे और ब्रॉड करना चाहें तो इंसेक्टिसाइड्स आर दोज केमिकल दैट किल द इंसेक्ट बाय फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल एक्शंस एट सेलुलर, सब सेलुलर एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ओके। तो आप लोग इसकी डिफिनीशन इतना ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, जो लिखा है वही पर ध्यान दीजिए, ये तो आप लोग बाद में पढ़ेंगे ही। उसके बाद इसके कुछ फुल फॉर्म होते हैं, जैसे डीपा। डीपा का फुल फॉर्म जो होता है, दीपा जैसे कोई लोग कहते हैं दीपा या डीपा, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट। ये जो है 1914 में स्टेब्लिश आया था। उसके बाद है इंसेक्टिसाइड एक्ट। इंसेक्टिसाइड एक्ट जो है 1968 में पारित हुआ था, और उसके बाद 1 जनवरी 1971 में ये बदल गया। उसके बाद आ गया इंसेक्टिसाइड रूल्स। 1 जनवरी 1971 में इसका नाम चेंज हो गया, इंसेक्टिसाइड रूल्स कर दिया गया। जब अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि इंसेक्टिसाइड एक्ट कब बना था, तो आप लोग क्या करेंगे, 1968 में लगाएंगे। और इंसेक्टिसाइड रूल्स जो है वो 1 जनवरी 1971 1971।
नेक्स्ट है NCIPM। NCIPM का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है और ये जो है 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सबसे पहला कीटनाशी कौन सा है। सबसे पहला खरपतवारनाशी तो हम लोग जान गए हैं कौन है, 2,4-D। और सबसे पहला कीटनाशी जो है वो DDT का जो फुल फॉर्म होता है वो डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोइथेन। और DDT was डिस्कवर्ड बाई पॉल हरमन मुलर, या पॉल मुलर भी लिखा रहता है। 1939 में डिस्कवर किया था। 1941 में सबसे पहले इसकी इंसेक्टिसाइडल नेचर की खोज मतलब प्रयोग किया गया था। इंसेक्टिसाइड के रूप में सबसे पहले ये प्रयोग किया गया था 1941 में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसी में DDT को जो सबसे पहले सिंथेसाइज किया था वो थे ऑथमर जेडलर ने 1874 में DDT को सिंथेसाइज्ड किया था या संश्लेषित किया था, हिंदी में कहते हैं उसको। और इसकी जो डिस्कवर किया था वो पॉल मुलर ने 1939 में किया था। और जो पॉल मुलर कहाँ के साइंटिस्ट थे वो थे आपके जूरिच स्विट्जरलैंड। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे BHC को जो फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जो कि 1958 में बना था। उसके बाद है सबसे ज़्यादा कीटनाशी प्रयोग करने वाला राज्य। और कौन सा राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा कीटनाशी प्रयोग किया जाता है वो है आपका आंध्र प्रदेश एंड पौडुचेरी। और सबसे कम वो है मिजोरम। सबसे ज़्यादा कीटनाशी प्रति हेक्टेयर कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो कीटनाशी प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है पंजाब में। और सबसे ज़्यादा कीटनाशी किस फसल में प्रयोग की जाती है वो है आपकी कपास फर्स्ट पे, और सेकंड है आपकी धान। कपास में 54% कीटनाशी प्रयोग की जाती है और धान में 48%। सबसे ज़्यादा कीटनाशी किस सब्जी में अगर बात की जाए प्रयोग की जाती है वो है फूल गोभी। और फल की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो होता है सेब में प्रयोग की जाती है कीटनाशी। नेक्स्ट आपका है कीटों के नियंत्रण के लिए किस कीट का प्रयोग करते हैं। अगर हमें इंसेक्ट को कंट्रोल करना है तो किस इंसेक्ट का प्रयोग करेंगे, तो है ट्राइकोग्रामा। और कीटों के नियंत्रण के लिए किस फंगस का प्रयोग करते हैं वो है मेटराइजियम एनेप्सोली एंड ब्यूवेरिया वेसियाना एंड मेटराइजियम एनेप्सोली, ठीक है। और कीटों के नियंत्रण के लिए किस वायरस का प्रयोग करते हैं, तो उसका नाम है NPV वायरस, न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोसिस वायरस या हाइड्रोसिस वायरस लिखा रहता है। कीटों के नियंत्रण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं वो है आपका BT बैक्टीरिया। BT मीन्स बेसिलस थुरिजिनेसिस। अब लोगों को मैंने पढ़ा होगा BT कॉटन, बेसिलस थुरिजिनेसिस उसका पूरा नाम होता है, जिसको इजिप्शियन कॉटन भी कहा जाता है। इंटरनेशनल इंसेक्ट किसे कहते हैं, वह कौन सा इंसेक्ट है जिसको अंतर्राष्ट्रीय कीट कहा जाता है, वो है आपका डिजर्ट लोकस्ट। और उसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो है सिस्टोसेरसा ग्रिगेरिया, ठीक है, सिस्टोसेरसा ग्रिगेरिया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर। व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर? बायो फर्टिलाइजर क्या होता है? बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, फर्टिलाइजर जब हम अपने बायो फर्टिलाइजर से कहते हैं जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो होती है केमिकल का ना प्रयोग करके जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से मैन्योर जो भी बनाते हैं उसको हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं, ठीक है। उसमें जो होता है केमिकल कंपाउंड आपका इन्वॉल्व नहीं होगा, उसमें जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म ही इन्वॉल्व होंगे, ओके। राइजोबियम टर्म वाज गिवन। राइजोबियम जो टर्म है, जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? राइजोबियम की अवधारणा किसने दी थी? वो थे मार्टिनस बेजेरिंग, या कहीं कहीं पर शॉर्ट में एम बेजेरिंग भी लिखा रहता है। 1888 में दी थी। राइजोबियम का जो पुराना नाम है वो है बेसिलस रेडिसिकोला। राइजोबियम का पुराना नाम जो है बेसिलस रेडिसिकोला। फादर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन है? SN विनोग्रेडस्की। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जनक हैं SN विनोग्रेडस्की। नेक्स्ट है एक पैकेट जो राइजोबियम होता है, राइजोबियम की जो एक पैकेट आती है उसका वजन कितना होता है? तो उसका वजन 200 ग्राम होता है। अगर किलोग्राम में बदलें तो 0.2 किलोग्राम। एक पैकेट राइजोबियम कल्चर से कितने किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं? अगर एक पैकेट राइजोबियम कल्चर है तो उससे कितने किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं? वो है 10 किलोग्राम। अगर 200 ग्राम की राइजोबियम है पैकेट, वैसे राइजोबियम की जो पैकेट आती है वो 200 ग्राम की होती हैं, तो एक पैकेट के द्वारा हम 10 किलोग्राम सीड को ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उपचारित कर सकते हैं।
राइजोबियम कल्चर है। राइजोबियम कल्चर क्या है? वो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जिसको हिंदी में सहजीवी जीवाणु भी कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि राइजोबियम की कुछ अन्य प्रजातियाँ भी हैं, जैसे राइजोबियम किस क्रॉप से और रिलेटेड। तो सबसे पहले है राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम। राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम जो होता है चना और मटर में पाया जाता है। राइजोबियम लेंटिस जो होता है मसूर में। लेंटिस को आपने वैसे जाना होगा लेंस एस्कुलेंटा, इसका जो बॉटेनिकल नेम है मसूर का, लेंस एस्कुलेंटा। और मसूर दो प्रकार की होती है, बोल्ड सीडेड है, स्मॉल सीडेड। लेंस एस्कुलेंटा वैरायटी मैक्रोस्पर्मा, लेंस एस्कुलेंटा वैरायटी मैक्रोस्पर्मा। नेक्स्ट है राइजोबियम जपोनिकम। ये पूछा जाता है कि सोयाबीन में कौन सा बैक्टीरिया लगता है, तो आप लोग याद दीजिएगा मतलब कौन सा राइजोबियम होता है, तो वो है राइजोबियम जपोनिकम। और राइजोबियम फेजुलाई की बात करें तो वो राजमा में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है राइजोबियम ट्राइफोले। राइजोबियम ट्राइफोले जो होता है बरसीम में लगता है, क्लोवर में भी लगता है। क्लोवर मीन्स लॉन्ग या ओके। नेक्स्ट है राइजोबियम मिलिलोटी। मिलिलोटी जो होती है सेंजी। सेंजी का वैसे ही बोटेनिकल नेम जो होता है वो है मिलिलोटस इंडिका, ठीक है, या मिलिलोटस एल्बा भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो अगर कहीं पूछ रहा है मतलब दे रहा है कि राइजोबियम मिलिलोटी जो राइजोबियम हो किस क्रॉप से रिलेटेड, तो आप लोग सेंजी पर टिक कीजिएगा। और सेंजी का आप लोग जानते हैं कि बोटेनिकल नेम क्या होता है, मेलिलोटस इंडिका या मेलिलोटस एल्वा, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दलहनी फसलों में नाइट्रोजन उर्वरक किस रूप में देते हैं। जो आपकी लेगुमिनस क्रॉप होती है उसमें नाइट्रोजन को किस रूप में दिया जाता है, तो है स्टार्टर डोज। स्टार्टर डोज में जो होता है दलहनी फसलों में नाइट्रोजन दिया जाता है। गेहूं की फसल में प्रयुक्त जैव उर्वरक, गेहूं की फसल में कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, वो है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर जो होता है आपका वो गेहूं में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ज्वार की फसल में प्रयुक्त जो उर्वरक कौन सा है, वो है एजोस्पाइरिलम। ज्वार की फसल में कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, वो है एजोस्पाइरिलम। गन्ने की फसल में प्रयुक्त जो उर्वरक वो है एसीटोबैक्टर। धान की फसल में अगर पूछ रहा है कि कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, तो मैंने आपको धान की फसल जब पढ़ाई होगी तो उसमें लिखा होगा ब्लू ग्रेन एल्गी एंड एजोला। एजोला जो होता है एक जलीय फर्न है, एक्वेटिक फर्न, ये यूज किया जाता है। बीजीए मीन्स ब्लू ग्रेन एल्गी, नीलहरित शैवाल। धान की फसल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहाँ होता है? अगर धान की फसल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन कहाँ होता है, तो वो होता है हेट्रोसिस्ट एंड एकाइनोसिस्ट। दोनों में से कोई भी पूछा जा रहा है तो आप लोग टिक कर दीजिएगा। कभी कभी दोनों आंसर नहीं देगा या दोनों आंसर देगा तो ए एंड बी दोनों लिखा रहेगा, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दलहनी फसलों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहाँ होता है। जो हमारी दलहनी फसलें होती है उसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन कहाँ होता है, मतलब किस जगह में होता है, कौन सा प्लेस है। तो जो आपकी दलहनी फसलें होती हैं उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो होता है वो जड़ ग्रंथियों में होता है, या रूट नोडुल्स भी कह सकते हैं उसको। रूट नोडुल्स में जो होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। नेक्स्ट है वैम। वैम जो होता है वेस्कुलर माइकोराइजा। और माइकोराइजा क्या होता है? माइकोराइजा जो होता है इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड हायर प्लांट्स। जो बड़े वृक्ष होते हैं और कवक के बीच के जो रिलेशन जो संबंध होता है उसको हम माइकोराइजा कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा इट इज रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड हायर प्लांट्स। बड़े वृक्ष एवं जो फंगस के बीच में जो रिलेशन संबंध होता है उसको हम माइकोराइजा कहते हैं। बीज शोधन में प्रयुक्त रसायनों का सही क्रम। जो अगर हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं उसके लिए हम सबसे पहले इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करेंगे, या राइजोबियम का, या फंजीसाइड का। तो ये मैंने क्रम लिख दिया। तो आपको ट्रिक यहाँ पर मैंने बताई FIR। जैसे जब कोई मैटर हो जाए तो हम लोग FIR लिखा देते हैं, तो वैसे यहाँ पर लिखा है FIR। बट यहाँ पर उस FIR का मतलब दूसरा है, यहाँ पर इस FIR का मतलब दूसरा है, ठीक है। यहाँ पर F मतलब होता है फंजीसाइड, I मतलब इंसेक्टिसाइड एंड R मतलब राइजोबियम। तो सबसे पहले हम बीज शोधन में सीड ट्रीटमेंट में फंजीसाइड का यूज करेंगे, उसके बाद इंसेक्टिसाइड, एट लास्ट राइजोबियम, ओके। अब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन मैन्योर। कौन कौन सी फसलें हैं जो कि हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाती हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया अभी सबसे पहले मेलिलोटस इंडिका, या जिसको कहीं मेलिलोटस एल्बा भी कहते हैं, जिसको हिंदी में सेंजी कहा जाता है। ये जो होता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली क्रॉप है, हरी खाद की क्रॉप है, जो कि 132 से 134 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर फिक्सेशन करती है सबसे ज़्यादा, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सनई, जिसका जो बोटेनिकल नेम होता है क्रोटोलेरिया जिन्सिया। ये भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, 72 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। थर्ड आपका ढैंचा, जिसको सेस्पेनिया विस्पिनोसा कहते हैं। ये जो होता है ऊसर भूमि एवं उत्तर प्रदेश सबसे उपयुक्त हरी खाद की फसल। ऊसर भूमि में जो होता है इसका अधिक प्रयोग किया जाता है, और उत्तर प्रदेश में जो होता है यहाँ सबसे अच्छी हरी खाद मतलब ग्रीन मैन्योर की फसल माना जाता है। जड़ ग्रंथियों वाले ढैंचे का बटन, कुछ ढैंचे की ऐसी वैरायटियाँ आती हैं जिसमें जड़ ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, रूट नोडल्स पाए जाते हैं, तो उनका जो बोटेनिकल नेम होता है वो है सेस्पेनिया रोस्ट्रेटा, सेस्पेनिया रोस्ट्रेटा। नेक्स्ट है पर हेक्टेयर सबसे तेज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर बात की जाए कि पर हेक्टेयर में सबसे अधिक मतलब सबसे तेज नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाली क्रॉप कौन सी, तो वो है आपकी ढैंचा। 68 से 75 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 68 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो होता है ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, और सबसे तेज नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है ढैंचा। उसके बाद है बरसीम। आपका बरसीम जो होता है 35 से 45 किलोग्राम नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है प्रति हेक्टेयर। उड़द मूंग लोबिया जो होता है 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। और एट लास्ट है आपका एजोला एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि आपकी धान की क्रॉप से रिलेटेड है। ये जो होता है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर मसूर को हरी खाद के रूप में उगाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर मसूर को हरी खाद के रूप में उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, तो आपका है जम्मू एंड कश्मीर। ओके, जम्मू एंड कश्मीर आपका एक ऐसा राज्य जहाँ पर मसूर को हरी खाद के रूप में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है पीएसबी। पीएसबी जो होता है वो होता है फास्फोरस सोल्बिलाइजिंग बैक्टीरिया। फास्फोरस सोल्बिलाइजिंग बैक्टीरिया मतलब फास्फोरस को घुलनशील बनाने वाले बैक्टीरिया कौन कौन से? वह है सीडोमोनास एंड बैसिलस। एट लास्ट इसमें आपका सल्फर को घुलनशील, अब पूछा जाएगा कि सल्फर को घुलनशील बनाने वाला बैक्टीरिया कौन है? वो आपका थायोबैसिलस। सल्फर को घुलनशील बनाने वाला बैक्टीरिया जो है आपका थायोबैसिलस है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इरिगेशन। इरिगेशन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्लड मेथड, जिसको बाढ़ कृत सिंचाई विधि कहते हैं। ये जो होती है सरफेस मेथड होती है, इसको कहा जाता है। ये धान के लिए जो होता है सबसे उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है आपका चेक बेसिन मेथड, जिसको हिंदी में क्यारी विधि भी कहते हैं। सॉरी, कुछ मिस्टेक हो गया, सॉरी। चलिए आगे। चेक बेसिन, जिसको हिंदी में क्यारी विधि कहते हैं, या गेहूँ मूंगफली बाजरा एवं सतही सिंचाई मतलब सरफेस इरिगेशन के लिए सबसे अच्छी विधि होती है। थर्ड वन आपका है रिंग बेसिन, जिसको थाला विधि कहते हैं। ये बागवानी जो आपके बगीचे में जो क्रॉप लगाई जाती है, बागवानी क्रॉप होती हैं, उनके लिए सबसे उपयुक्त होती है। फरो इरिगेशन, जिसको कोण विधि कहते हैं, जड़ एवं कंद वाली फसलों की सबसे उपयुक्त होती है। और बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, ये जिसको हिंदी में पट्टी विधि कहते हैं। पट्टी विधि ये जो होती है आपकी आलू के क्रॉप के लिए सबसे उपयुक्त होती है। वैसे ये सब पूछा नहीं जाता, आप इन लोगों पर हाँ जो भी मैंने अभी इरिगेशन की जितने भी बताए, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड तक ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे स्प्रिंकलर इरिगेशन, जिसको हिंदी में बौछारी सिंचाई कहते हैं। और ये जो होता है सबसे अधिक राजस्थान में की जाती है। सबसे पहले कुछ 3-4 साल पहले समथिंग स्प्रिंकलर इरिगेशन जो होता है सबसे अधिक हरियाणा में की जाती थी। बट दिस टाइम इज राजस्थान में सबसे अधिक स्प्रिंकलर इरिगेशन की जाती है। ठीक है, और बौछारी जो स्प्रिंकलर इरिगेशन का जो मुख्य पार्ट होता है, जो मेन पार्ट होता है, वो होता है आपका नोजल। अगर नोजल नहीं होगा तो आपकी बौछारी सिंचाई नहीं होगी। तो जो बौछारी सिंचाई का जो मेन पार्ट होता है वो आपका नोजल ही होता है। नोजल जो होता है फव्वारे के रूप में जो होता है पानी को बाहर निकालता, मतलब फव्वारे की तरह उसके मतलब पानी को स्प्रे करता है। इस विधि में जो होता है, इस मेथड में 25 से 50% पानी की बचत होती है। अगर देखा जाए आपका फ्लड मेथड, चेक बेसिन, रिंग बेसिन, फरो इरिगेशन, बॉर्डर स्ट्रिप, इन सब में जो होता है अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो पानी का लॉस होता है आपका फ्लड मेथड में होता है। फ्लड मेथड में इसलिए होता है
क्योंकि हम पानी पूरा लगा देते हैं और जो हमारी सॉइल होती है, जो आपकी फील्ड होती है, वो अनडुलेटेड होती है कहीं कहीं पर, मतलब उतली पुतली, जहाँ एक समान नहीं होती है। तो उसके लिए जो होता है अधिक पानी की आवश्यकता पड़ेगी। अधिक पानी की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? क्योंकि जहाँ पर ढलान होगा वहाँ पर अधिक पानी स्टोर होगा और जहाँ पर ऊंचाई होगी वहाँ पर कम पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो आजकल जो ज़्यादा किया जाता है भारत में, वो स्प्रिंकलर इरिगेशन जो होता है और ड्रिप इरिगेशन ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए हम लोगों को, अगर पानी सेव करना है तो। वैसे भी आप लोगों को पता होगा जो पीने योग्य पानी है वो समथिंग 0.5% है, और जो फ्रेश वाटर वो आपका 2.7% है, जो कि कैनाल, रिवर्स, पॉन्ड्स इन सभी में है। और 97% आपका जो होता है वो आपके ओशियन में है, समुद्र में, जो कि साल्टेड होता है। तो आप लोग को ध्यान देना है कि अगर आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है तो आपको पानी की भी सेविंग मतलब बचत करनी पड़ेगी। इसलिए आप लोग अगर एक अच्छे एग्रोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट बनना चाह रहे हैं तो इन सब बातों पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। बौछारी सिंचाई के बाद हम लोग पढ़ेंगे ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन को एक दूसरा नाम ट्रिकल इरिगेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो जो ड्रिप इरिगेशन है, इसकी जो खोज हुई थी, मतलब सबसे पहले जो डेवलप किया गया था वो इजराइल देश में डेवलप किया गया था, जिसको सिमचो ब्लास ने बनाया था। और महाराष्ट्र में इसके द्वारा जो होता है सबसे ड्रिप इरिगेशन अगर की बात की जाए भारत में, तो सबसे अधिक महाराष्ट्र में समथिंग 52% इरिगेशन इसी के द्वारा होती है महाराष्ट्र में। ओके। और ड्रिप इरिगेशन का जो मेन पार्ट होता है वो आपका है ड्रिपर्स। अगर ड्रिपर्स नहीं होंगे तो ड्रिप इरिगेशन का कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ड्रिपर्स जो होता है उसका मेन पार्ट होता है, वो ही ड्रिप करता है। तो जो पानी जो होता है वो बूंद बूंद के रूप में प्लांट के रूट पर पहुंचता है। इस विधि में जो होता है, अगर इस विधि से सिंचाई करते हैं तो 50 से 70% पानी की बचत होती है, और एवं सबसे अधिक सिंचाई दक्षता, इरिगेशन एफिशिएंसी जो है सबसे अधिक इसी की होती है, इस विधि से अगर सिंचाई करते हैं तो। धान एवं जूट के लिए बौछारी एवं ड्रिप सिंचाई उपयुक्त नहीं है। धान एवं जूट के लिए बौछारी सिंचाई उपयुक्त इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें जो होता है पानी की अधिक मात्रा लगती है, ठीक है। इसलिए उसमें हम ड्रिप एवं बौछारी सिंचाई नहीं कर सकते। एक ये न्यू टर्म आया इरिगेशन का, ऑन ऑफ इरिगेशन इज रिलेटेड टू, मतलब ऑन ऑफ इरिगेशन जो सिंचाई के जो मेथड है वो किससे रिलेटेड है? ऑन ऑफ, वो आपका रिलेटेड है सर्ज इरिगेशन। सर्ज इरिगेशन जो है आपका ऑन ऑफ इरिगेशन से रिलेटेड है। तो आज आप लोग पढ़े हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर्स एंड ग्रीन मैन्योर, ग्रीन क्रॉप मैन्योर, जो भी आपने पढ़ा। आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप लोग हमारे जो वीकली टेस्ट होते हैं संडे को, उसमें आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए हार्मफुल होगा आगे जाकर, इससे हम लोग का कुछ नहीं जाएगा। इसलिए अगर आप लोग एक अच्छे तैयारी करना चाह रहे हैं BHU ICR की, तो जितने भी नोट्स आपको द नॉलेज प्लाजा जो हम लोगों का यूट्यूब चैनल है, उस पर जितनी भी वीडियो अभी तक अपलोड की जा चुकी हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसको पूरा देखिए और स्किप मत कीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जो अगर BHU ICR की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। एटलीस्ट अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कर दीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर, वेरी नाइस क्लास सर, ये कमेंट करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके बता सकते हैं। हमें गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सर, वेरी नाइस क्लास सर, इससे कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी नहीं समझ में आ रही बात, या कोई भी टॉपिक ऐसा कि आपको नहीं समझ में आया, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो लिख दीजिए। और हाँ, जहाँ रही ब्रॉड की बात, तो एग्रोनॉमी जो है वो ब्रॉड सब्जेक्ट है। तो अगर आप लोग यूपी कैडेट के मायने मतलब दृष्टिकोण से या पैटर्न से अगर पढ़ रहे हैं, तो ये जो है आपके लिए तो बेनिफिशियल है ही, लेकिन जो BHU ICR में की तैयारी, उसके साथ साथ यूपी कैडेट के साथ साथ BHU ICR की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके BHU ICR में भी। तो
एग्रोनॉमी तो लेंथी है ही, तो आप लोगों से यही निवेदन है कि जितने भी आपको वीडियो अपलोड, मतलब वीडियो जितनी भी अपलोड हो चुकी हैं या जो भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है उसको पूरा देखिए, एक एक पॉइंट समझिए। अगर उसके बाद आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जो भी हमारे स्टाफ है टीचरों का, वो आपको पूरी सहायता देगा। कोई किसी भी टॉपिक में, बॉटनी, जोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, मैथ, एक्सेट्रा, जितने भी आपके यूपी कैडेट BHU ICR से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो आपको डिस्कस कराए जाएंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कराए जाएंगी। ओके, अगर किसी को भी कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा।